हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारे एनिमे का नाम द विलनेस इन दिस सेवन टाइम लूप है और वो आपको रोमांस और फैंटेसी की दुनिया में लेकर के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक राज्य से होती है जहाँ पर युद्ध चल रहा होता है। वहाँ पर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि सभी को एक एक कर मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर वो एक इंसान को मारने वाला होता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि ये राजकुमार नहीं है, राजकुमार यहाँ से भाग चुके हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी अपनी छोटे छोटे कदमों से। तो वो उनकी बात सुनकर रुक जाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तो वहाँ पर कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसे देखकर एक लड़की कहती है, अच्छा तो ये है इस पूरे युद्ध के पीछे आर्केन खेल के राजा आर्नेड हेल। वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्नोड एक एक कर सभी को मारने लगता है और फिर वो लड़की उस पर हमला करने वाली होती है और वो लड़की को भी आर्नोड मारने वाला होता है, लेकिन उसे एक आदमी बचा लेता है और वो लड़की मौका देखकर अपनी टूटी हुई तलवार से फिर आर्नोड पर हमला करती है और हमें राज के घंटे की आवाज सुनाई देती है। फिर हमें वो दोनों दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देता है कि आर्नोड अपनी तलवार उस लड़की के सीने में घुसेड़ चुका होता है और मरते हुए वो लड़की खुद से कहती है, ये जिंदगी मैंने अपनी बहुत खुशी से जी है। फिर वो लड़की मर जाती है और टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। फिर हमें एक राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का राजकुमार एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है, रीसे इमरगार्ड बेजनर, तुम एक बहुत चालाक औरत हो जो कि राजकुमार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए इस पर मैं अपनी सगाई तुम्हारे साथ तोड़ता हूँ। फिर रीसे बड़े ही खुले शब्दों में कहती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई। फिर वो राजकुमार बड़े ही आश्चर्य भरे नजरों से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि मैंने अपनी सगाई तुम्हारे साथ तोड़ दी है। फिर इसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। वे रीसे वहां से चलकर बाहर जाने लगती है। फिर वो राजकुमार रीसे की तरफ देख करके कहता है, रुक तो जाओ, मैंने अपना पूरा एक सप्ताह बर्बाद किया है तुम्हारे जुल्मों को देखने में। रीसे वहां से जाते हुए खुद से कह रही होती है, एक बार फिर से मुझे पता है कि ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये मेरी 7वीं जिंदगी है जो कि मुझे फिर से एक बार मिली है। अभी भी मुझे याद है कि मेरी पहली जिंदगी कैसी थी। फिर हमें रीसे की पहली जिंदगी दिखाई जाती है जो कि उसी राज्यसभा से शुरू होती है और वो राजकुमार फिर से वही बात कहता है, रीसे इमरगार्ड बेजनर, तुम एक बहुत चालाक औरत हो और मैं इस पर तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ता हूँ। लेकिन इस बार ऋषि का रिएक्शन कुछ अलग होता है और वो कहती है कि क्या क्या तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहे हो? राजकुमार डैचरिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर वो राजकुमार डैचरिस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है जो कि मैं साबित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस राज्य से निकल जाओ। ऋषि उसकी तरफ देख करके कहती है कि ये सब झूठ इल्जाम है जो कि मुझ पर लगाए गए हैं, लेकिन राजकुमार उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे निकाल देता है। फिर ऋषि अपने घर पर जाती है और उसके पापा भी एक ही बात कहते हैं, हम डूक हाउस से हैं और हम राज के साथ वफादार हैं। कहने को तो तुम मेरी इकलौती औलाद हो, लेकिन मैं इस घर में तुम्हें नहीं रह सकता, निकल जाओ यहाँ से। और उसकी माँ भी उसकी तरफ देख करके कहती है कि रीसे मुझे तुम पर शर्म आ रही है। फिर रीसे वहां से निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए खुद से कह रही होती है कि मेरी सगाई भी टूट चुकी थी, मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे पास सिर्फ ये कपड़े हैं जो कि मैं पहनी हुई थी, अब मेरे पास और कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। फिर रीसे एक जगह पर जाकर के बैठ जाती है और खुद से कह रही होती है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी। फिर रीसे को एक आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहता है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को मैं पूरी रात देख सकता हूँ, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम अपने बहुत ही ज्यादा बुरे समय से गुजर रही हो। फिर रीसे उनकी तरफ देखकर खुद से कहती है, वो समय था जब मैं व्यापारी के ग्रुप से मिली थी। फिर वो व्यापारी रीसे की तरफ देख करके कहता है, ये घोड़ा गाड़ी अगले शहर में जाएगी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। फिर उसके साथी उससे कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये खूबसूरत बाला हमारे साथ जाएगी? फिर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर वो व्यापारी ऋषि की तरफ देख करके सोचता है, चांद की रोशनी में इसकी त्वचा और इसके कपड़े बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं। फिर वो ऋषि से कहता है, क्या तुम शाही खानदान से हो, ड्यूक के परिवार से? फिर ऋषि कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझसे ये अंगूठी खरीदेंगे? फिर ऋषि उनके साथ बैठ करके घोड़ा गाड़ी में निकल जाती है और वो व्यापारी ऋषि से कहता है, हम इस तरीके से ना तो कोई सामान खरीदते ना ही बेचते हैं, हम सिर्फ वही सामान खरीदते हैं जो हमारे दिल को पाता है और हम उसी को बेचते हैं जो उस सामान को देख करके बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, और इस तरीके से हम खरीदने और बेचने दोनों से हम अपना फायदा निकालते हैं और हमारी कंपनी का नाम आर्या ट्रेडिंग कंपनी है। फिर वो व्यापारी ऋषि की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी शक्ल देख करके ऐसा लग रहा है तुम्हें ये सब सुनने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी इस समय कोरे कागज की तरह है, क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ और एक व्यापारी बन जाओ हमारे साथ। फिर ऋषि कहती है कि मैंने इस तरीके से कभी नहीं सोचा। और फिर वो व्यापारी उससे वापस कहता है, तुम फ्री हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, चाहे तो किसी राजकुमार की राजकुमारी बन सकती हो, जो तुम्हारे दिल में अच्छा है तुम वो कर सकती हो और तुम वो बन सकती हो, तुम इस सब के लिए बिल्कुल फ्री हो। और रीसे ये सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, प्लीज मुझे सिखाइए मैं किस तरीके से व्यापारी बन सकती हूँ। फिर रीसे की जिंदगी शुरू हो जाती है एक व्यापारी के रूप में और वो बताती है, ये मेरी पहली जिंदगी है
जहाँ पर मैंने चीप ट्रूली के साथ व्यापार सीखा और मैंने खुद का भी व्यापार स्टार्ट कर लिया और एक व्यापारी बन गई। और मैं हर एक देश घूमी हूँ नए सपने देखते हुए और काफी सारे पैसे कमाते हुए, सिवाय एक देश छोड़ के जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी खोई थी। फिर टाइम एक बार रिवाइंड होता है और हमें वही राजसभा दिखाई जाती है। फिर वो राजकुमार ऐलान करता है, रेसे इमरगार्ड बेजनर, तुम एक बहुत चालाक औरत हो और तुम राजकुमार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, इसलिए मैं इस पल अपनी सगाई तुम्हारे साथ तोड़ता हूँ। फिर रेसे खुद की तरफ देख कर कहती है, ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस रात पहनी थी और ये वही कपड़े हैं। और वो राजकुमार रेसे से कहता है, तुम्हें इस रात से निकाला जाता है। फिर रेसे अपने गालों को खींचने लग जाती है और कहती है कि दर्द हो रहा है, लगता है ये सब सच है। वो राजकुमार रेसे से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस रात से निकाला जाता है। फिर रेसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, ये सभी लोग मिलके मुझे इस रात से बाहर निकाल देंगे। फिर रेसे कहती है, प्लीज राजकुमार मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अब। फिर रेसे वहां से निकल जाती है और वो राजकुमार रेसे की तरफ देखकर कहता है, रुक जाओ मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन रेसे नहीं रुकती और वो खुद से कहती है, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे फिर से एक नई जिंदगी मिली है। फिर रेसे अपने घर की तरफ जाती है और कहती है, बस मुझे एक ही चीज का गम है कि मुझे फिर से वही रात जीनी पड़ रही है। फिर वो अपने कमरे में जाकर के अपना सामान पैक करने लगती है और खुद से कहती है कि ये सब मेरे काफी काम आएगा अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने में। फिर रेसे वहां से निकल जाती है और कहती है, मुझे चीफ ट्रूली और आर्या ट्रेडिंग कंपनी के सभी लोगों से मिलने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। और वो उसी जगह पे आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो लोग उसे मिले होते हैं, लेकिन इस बार वो लोग उसे नहीं दिखते। फिर रेसे खुद से कहती है, लगता है वो लोग पहले निकल चुके हैं, मुझे अपना सामान पैक करने में काफी देर हो गई है। फिर वो अपना बैग खोलती है और उसमें से एक किताब निकालती है। उस किताब में दूसरे देश के दवाइयों के बारे में जानकारी होती है और वो कहती है, इस बार मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो एक शिप से दूसरे देश जाने लगती है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बार दवाइयों के बारे में सीखूंगी, उन सारी दवाइयों के बारे में सीखूंगी जो इस राज्य में पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। मैं उस जानकारी का भी इस्तेमाल करूंगी जो मैंने अपने पहली लाइफ में सीखी थी, उन सभी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूंगी। फिर रेसे एक दिन एक नॉर्थ के राज्य में चली जाती है जहाँ पर उसे एक बीमार प्रिंस का इलाज करना होता है। और उस बीमार प्रिंस के बगल में खड़ा एक आदमी बोलता है, राजकुमार अब तो आपको अच्छा लग रहा है ना काफी ज्यादा। और राजकुमार उससे कहता है, हाँ अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो राजकुमार रेसे की तरफ देख कर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये दवाइयाँ खा करके मैं काफी ज्यादा ठीक हो गया हूँ। फिर रेसे खुद से कहती है, ये जिंदगी दवाई बनाने वाले के रूप में मैंने गुजार दी और ये जिंदगी मेरी काफी अच्छी रही और राजकुमार का इलाज करने के लिए मुझे काफी उपहारों से सम्मानित किया गया, लेकिन ये जिंदगी भी मेरी पहली जिंदगी की तरह मरने के बाद एक बार फिर से रिमाइंड होती है। और एक बार फिर से रेसे उसी सभा में पहुंच जाती है जहां पर वो राजकुमार रेसे से सेम वही बात कहता है और रेसे उससे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। और रेसे वहां से निकल जाती है और अपने घर से अपना सामान पैक कर लेती है। और रेसे कहती है, ये मेरी तीसरी लाइफ है और मैं इसमें कुछ और करना चाहती हूँ। फिर रेसे एक ऐसी जगह पर आ जाती है जो कि अपनी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और रेसे एक आदमी को देखकर कहती है, ये इंसान अपने काम के लिए जाना जाता है और मैं इसे अपनी दूसरी लाइफ से ही जानती हूँ, डॉक्टर मिचेल एवान। फिर वो लोग एक रूम पर आ जाते हैं और डॉक्टर मिचेल एवान रेसे से कहता है, रेसे मुझे नहीं पता तुम अपने काम में कितनी ज्यादा परफेक्ट हो और तुम्हारे सभी एक्सपेरिमेंट कितने ज्यादा सही हैं और तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर रेसे उसे कहती है, हाँ डॉक्टर मुझे अपने काम में काफी ज्यादा मजा आता है और मुझे नई नई चीजों का रिसर्च करना और उनके बारे में जानकारी निकालना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ताकि मैं नई जानकारियों के बारे में सीख सकूं। फिर रेसे कहती है, एक बार फिर से मैं अकेली पड़ गई जहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं था और फिर से मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी एक और बार रिवाइंड होती है और मेरी चौथी जिंदगी एक नौकरानी के रूप में चालू होती है डूक हाउस में और मेरी छठी जिंदगी एक नाइट के रूप में चालू होती है जो कि अपनी साथियों के साथ बात कर रहा होता है। और इन सभी जिंदगियों में मैंने कुछ ना कुछ सीखा हुआ होता है जो कि मुझे मेरी जिंदगी पूरी करने का एहसास दिलाता है। लेकिन ये मेरी सारी जिंदगी 1 से 5 साल के बीच में खत्म हो जाती है और मैं मर जाती हूँ बिना किसी चेतावनी के। लेकिन मैं अपनी इन सभी जिंदगियों में ज्यादा काम करने को समर्थी हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी 7वीं जिंदगी में ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी घूमते फिरते हुए मजे करते हुए कुछ और करूंगी, लेकिन इस बार मैं ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर रेसे उसी राजसभा से बाहर निकल रही होती है और वो कहती है, मैं ज्यादातर फ्रंट गेट से बाहर निकलती हूँ, लेकिन इस बार मैं फ्रंट गेट से नहीं निकलूंगी। और वो दूसरा रास्ता ले लेती है और काफी सारे वो मोड़ों से गुजर रही होती है। फिर वो इन सारे रास्तों से गुजरते हुए एक इंसान से टकराती है। फिर रेसे उससे माफी मांगती है। फिर वो आदमी रेसे से कहता है, तुमने अचानक से अपना रास्ता बदल लिया। फिर रेसे उसकी तरफ देख करके चौंक जाती है और बोलती है, महाराज आर्नोल्ड हेल। फिर आर्नोल्ड उससे कहता है, तुम मुझे कैसे जानती हो, मैं इस राज्य में पहली बार आया हूँ। फिर रेसे कहती है, मेरा नाम रेसे इमगार्ड बेजनर है, आपको कौन नहीं जानेगा, आप तो जग प्रसिद्ध हैं। फिर आर्नोल्ड रेसे से कहता है, तुम मुझे एम्परर नहीं बुला सकती,
क्योंकि मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। तुम मुझे राजकुमार से ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। फिर इसे कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन मेरी सगाई अभी अभी टूटी है और मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं जाना चाहूँगी यहाँ से। फिर रेसे अपने सैंडल हाथ में लेकर के बालकनी से कूद जाती है और नीचे गिरने के बाद वो अपने सैंडल्स की हील तोड़ देती है और अपनी सैंडल पहन के वो चल देती है। फिर आर्नोल्ड उसकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है। फिर आर्नोल्ड के पीछे से एक आदमी आ रहा होता है। वो आर्नोल्ड से कहता है कि क्या हुआ राजकुमार, अब तो मुस्कुरा क्यों रहे हो। फिर आर्नोल्ड उससे कहता है, ओलिवर हमारे घोड़े तैयार करो घर जाने के लिए। फिर ओलिवर कहता है, जैसी आपकी इच्छा राजकुमार, क्या कुछ हुआ है जो आप जल्दी जाना चाहते हैं यहाँ से। फिर आर्नोल्ड वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें रीसे दिखाई जाती है। वो चलते हुए एक रास्ते से जा रही होती है और कुछ से कहती है, ये शरीर ध्यान रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मुझे फिर से इसे ट्रेन करना होगा। और चलते हुए उसे कुछ आगे लोग दिखाई देते हैं और वो वहाँ पर जाती है तो उसे राजकुमार डिचरेज की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि मैंने पूरी 1 हफ्ते तैयारी करी थी इस सब के लिए और वो बिना मेरी पूरी बात सुने यहाँ से चली गई। फिर वहाँ पर रीसे जाती है और सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। फिर राजकुमार कहता है कि मुझे आगे जाने दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। फिर वो रीसे के पास आ कहता है, मुझे तुमसे काफ़ी कुछ कहना था जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहोगी और तुम बिना कुछ सुने वहाँ से चली गई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर सच्चाई का हथौड़ा पड़ेगा जिससे तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे मुझसे। फिर रीसे गुस्से कहती है, इसे देखो, ये बनेगा हमारे राज्य का अगला राजा जो कि 1 नंबर घमंडी, चालाक और बेवकूफ़ है। फिर वो राजकुमार रीसे से कहता है, मैं जानता हूँ इस सगाई टूटने से तुम पूरी टूट गई हो और तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इस पल के बदनामी से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। फिर रीसे राजकुमार से कहती है, मुझे इस सगाई के टूटने से कोई भी दुख नहीं हुआ है और ना मेरा दिल टूटा है और ना ही मैं। फिर ये सब सुन के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि राजकुमार तो सोच रहे थे लेडी रीसे को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और उनका दिल टूट जाएगा और वो कभी भी इस गम से उबर नहीं पाएंगी, लेकिन देख करके तो ऐसा लग रहा है कि राजकुमार ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। फिर राजकुमार उनकी तरफ देख कर कहता है, शांत हो जाओ तुम लोग, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर रीसे उससे कहती है, अच्छा रहा मेरी इस राजकुमारी के साथ शादी नहीं हुई। फिर वो राजकुमार से कहती है कि राजकुमार की जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की रक्षा करना और तुम इन लोगों से इस तरीके से बात कर रहे हो। फिर राजकुमार रीसे से कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब जो तुम मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रही हो। फिर रीसे कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी इंगेजमेंट टूट गई है, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो ये मेरे लिए काफ़ी बुरा होता। फिर वहाँ के गार्ड हंसने लग जाते हैं और राजकुमार उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम इस तरीके से मेरे ऊपर हंस नहीं सकते। फिर बगल से एक लड़की आती है और वो रीसे से कहती है, तुम राजकुमार डिचेज को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती, तुम इस तरीके से उनका दिल नहीं दुखा सकती, आखिरकार उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम उनकी ज़िंदगी से चली जाओ। फिर रीसे कहती है, क्या तुम लेडी मैरी हो। फिर राजकुमार रीसे से कहता है, तुम लेडी मैरी का इस तरीके से दिल नहीं दुखा सकती, वो इस राज्य की अगली होने वाली महारानी है। फिर रीसे कहती है, ठीक है राजकुमार, आपकी आज्ञा का पालन होगा, आपने हमारी इंगेजमेंट तोड़ दी है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ जब मेरा कोई बच्चा होगा तो वो मेरी जगह आपके राज का फाइनेंस का काम संभालेगा और मैं अपने सभी गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया रास्ता ढूंढ सकूँ। फिर राजकुमार उससे कहता है, तुम किस बारे में बातें कर रही हो। फिर रीसे उससे कहती है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई भी जगह नहीं है। और राजकुमार उसकी बात सुन के शॉक हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर मैरी उसे संभालने लगती है और रीसे मैरी से कहती है, लेडी मैरी, मैं जानती हूँ कि आपने कितने सारे झूठ बोले हैं मुझे इस सब में फंसाने के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी शादी एक शाही राज्य में होगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहें और अपने लिए वो सारी खुशियाँ ढूंढ लें जो आप चाहती हैं और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा खुश रखिएगा। ठीक है, ये सारी बकवास खत्म हुई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर रीसे वहाँ से जाने लगती है और खुद से कहती है, मेरे पास मेरी पहली ज़िंदगी की तरह सिर्फ ये कपड़े ही बचे हैं और कुछ भी नहीं है मेरे पास। और वो राजकुमार एक नाइट से कहता है, नाइट उसे रोको जाके। और नाइट रीसे को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो रीसे के कंधे पे हाथ रखता है और रीसे उसकी तलवार निकाल के सामने अपने आप को डिफेंड करती है, क्योंकि रीसे पर किसी ने तलवार से हमला कर दिया होता है। हमें दिखाई देता है वो और कोई नहीं, आर्नोल्ड हैल होता है। फिर आर्नोल्ड रीसे से कहता है, अच्छा तो तुम तलवार चलाने में भी माहिर हो, कहाँ से सीखी तुमने ये युद्ध कला। फिर रीसे कहती है, ये तो एक राज है और मेरी किसी भी कला को तुमसे वाहवाही की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुमने काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक किया था मुझ पर हमला करने से पहले। फिर उसकी बात सुन के आर्नोल्ड मुस्कुराने लगता है। फिर हमें राजकुमार की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि कौन हो तुम रीसे से दूर हट जाओ। फिर रीसे राजकुमार से कहती है, तुम इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये गालखेंड राज के राजकुमार हैं, प्रिंस आर्नोल्ड। और इतना सुनते ही डेचरिच काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये राजकुमार है। फिर वहाँ के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या ये वही आर्नोल्ड है जिन्होंने नाइट्स की एक टुकड़ी को अकेले ही संभाल लिया था। फिर एक औरत कहती है, उन्होंने तो उन्हें मार दिया था, संभाला नहीं था।
फिर रीसे आर्नोल्ड की तरफ देखकर कहती है, प्रिंस आर्नोल्ड, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? आपने खेलने के लिए तो मुझ पर तलवार नहीं तानी होगी। फिर रीसे खुद से कहने लग जाती है, ये वही इंसान है जिसने मेरी 6वीं जिंदगी खत्म की थी। एक दिन समय आएगा जब ये पूरी दुनिया में वॉर स्टार्ट करेगा और वॉर मेरा पीछा करेगी मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए। फिर प्रिंस आर्नोल्ड रीसे के सामने अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और रीसे कहती है, आप क्या कर रहे हो प्रिंस? और आर्नोल्ड उससे कहता है, रीसे, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा जो भी मैंने आपके साथ किया है उन सभी चीज के लिए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप मेरी वाइफ बनना पसंद करेंगी?